नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछले लेक्चर में गुप्त वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में, गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि गुप्त कौन थे और गुप्तकालीन इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा था और चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हम गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा था। हमने पिछले लेक्चर में पहले तो ये कंफर्म किया और हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, कंफर्म तो हमने नहीं किया, कि गुप्त बेसिकली किस जाति के थे, किस वर्ण के थे, किस धर्म के थे। तो धर्म तो हमने क्लियर किया कि वो सनातन धर्म की परंपरा को उन्होंने अक्षुण्ण रखा और अब ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, इस पर विवाद है। अब हम शुरू करते हैं गुप्तों का मूल निवास स्थान। डॉक्टर जायसवाल ये कहते हैं कि गुप्तों का मूल निवास स्थान कौशाम्बी था। कौशाम्बी क्योंकि प्रारंभ में गुप्त शासक कौशाम्बी में शासन करते थे और भार शिवों के अधीन थे। और उनका यह मत जो है वो कैसे उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा है कौमुदी महोत्सव जो नाटक है उसके आधार पर उन्होंने ये निर्धारित किया। लेकिन अधिकांश विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि ये जो कौमुदी महोत्सव नाटक है ये केवल एक साहित्य की दृष्टि से इसे देखिए, इसकी ऐतिहासिक उपयोगिता नहीं है। इसलिए जो अधिकांश विद्वान हैं वो डॉक्टर जायसवाल के कथन से सहमत नहीं है। अब डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर गांगुली जैसे इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्तों का जो मूल निवास स्थान था वो बंगाल था। वो ये कहते हैं, डॉक्टर गांगुली के अनुसार जो उन्होंने रिसर्च की, वो ये कहते हैं कि जो चीन से जो यात्री आया था इत्सिंग, उसने ये लिखा कि उसके समय से 500 साल पहले महाराजा श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया और उसके खर्चे के लिए 24 गांव दान में दिए। चीनी यात्री इत्सिंग ये बात कहता है। और ये मंदिर मृग शिखावन आश्रम के नजदीक है। ये आश्रम, ये जो मंदिर है, ये मृग शिखावन मंदिर के गांव के आश्रम के पास में है, जो गंगा नदी के किनारे है और नालंदा से करीब करीब 250 मील की दूरी के ऊपर स्थित है। इसीलिए डॉक्टर जो गांगुली हैं वो ये कहते हैं कि इनका जो गुप्तों का जो क्षेत्र है वो मुर्शिदाबाद के आसपास होना चाहिए। और नालंदा से अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं गंगा के किनारे 250 मील करीब चलने पर मुर्शिदाबाद आता है। यही कथन डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ये देते हैं कि गुप्तों का जो प्रारंभिक स्थल है वो बंगाल में कहीं मुर्शिदाबाद के आसपास ही होना चाहिए। बंगाल में जो मृग शिखावन नामक जगह है, आश्रम है, उसी के आसपास होना चाहिए। अब डॉक्टर जगन्नाथ, डॉक्टर डीपी सिन्हा, डॉक्टर श्रीराम गोयल, डॉक्टर श्रीराम गोयल काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हुई हैं। वो ये कहते हैं कि गुप्तों का जो मूल निवास स्थान था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश ही था। उनका ये कहना है कि इत्सिंग ने जिस मृग शिखावन का वर्णन किया है वो उत्तर प्रदेश में था, न कि बंगाल में। जो मृग शिखावन है वो ये कहते हैं कि सारनाथ के आसपास होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर जगन्नाथ,
डॉक्टर डीपी सिन्हा, डॉक्टर श्रीराम गोयल, ये सब कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ही इनका मूल निवास स्थान होना चाहिए। लेकिन जो विद्वान हैं वो इस बात का भी खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमें अभिलेख मिले हैं वो श्रीगुप्त या घटोत्कच के ना होकर उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों के हैं। अब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि गुप्तों का मूल निवास स्थान मगध, बिहार ही था और इसका जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि वायु पुराण में ये कहा गया है कि गंगा तट पर जो स्थित है प्रयाग, साकेत, मगध, इन सब प्रदेशों का उपभोग गुप्त वंशीय नरेश करेंगे। साकेत और प्रयाग को चंद्रगुप्त प्रथम ने जीता था। इसी आधार पर वो कहते हैं कि मगध उनको पैतृक राज्य के रूप में प्राप्त हुआ होगा। तो इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद हमें इस बात को समझना होगा कि विद्वान किसी भी एक मत पर सहमत नहीं है। कोई कौशाम्बी कहता है, कोई बंगाल कहता है, कोई उत्तर प्रदेश कहता है, कोई मगध कहता है, लेकिन इस पे विवाद है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या रही होगी। लेकिन जिस पर अधिकतर विद्वान समर्थन करते हैं वो यही है कि भाई उत्तर प्रदेश या बंगाल के करीब ही होना चाहिए। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। दूसरा टॉपिक है चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास को रेखांकित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम से पहले गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से उसके प्रारंभिक सम्राट थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुप्तों के उदय के बारे में हमने जानकारी ली, मूल स्थान के बारे में जानकारी ली, जाति के बारे में जानकारी ली, लेकिन जानकारी लेने से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसकी? गुप्त वंश की उत्पत्ति की, उनके आरंभिक इतिहास की। ऐसा भी हो सकता है कि गुप्त लोग सातवाहन जो वंश रहा उनके सामंत रहे हों, जिसकी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्थापित किया। उदय और मूल स्थान के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी विद्वान ये मानते हैं कि मगध स्थान उनका रहा होगा, और जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं अभी तक फिर भी कोई 100% नहीं मिला, फिर भी ये कहते हैं कि प्रयाग से अयोध्या साकेत तक का जो क्षेत्र है वो भी इनका मूल स्थान मानना अधिक उपयुक्त लगता है। गुप्तों ने अभी अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। एकमात्र जो हमें उल्लेख मिलता है वो भी प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, वो भी अप्रत्यक्ष उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का जो विवाह किया था वो था रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, और प्रभावती गुप्त का एक हमें अभिलेख मिलता है पूना ताम्रपत्र, और उसमें उसने अपने आप को धारण गोत्र का बताया है। धारण गोत्र का बताया है। वाकाटकों का जो गोत्र था, वाकाटक नरेश जिससे उसकी शादी हुई थी, पुत्र के से उसके, वाकाटकों का जो गोत्र था वो था विष्णुवृद्ध। तो धारण गोत्र किसका रहा होगा? गुप्तों का रहा होगा। अग्नि पुराण में धारण गोत्र ब्राह्मणों का बताया है, तो संभव है कि वो ब्राह्मण रहे होंगे। संभव है, हम कंफर्म नहीं है इस बारे में, संभव है कि वो ब्राह्मण रहेंगे। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि गुप्त वंशीय जो प्रारंभिक शासक थे वो कौन थे। जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये लगता है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है, प्रथम सम्राट है, वो श्रीगुप्त रहा होगा। अभिलेखों में श्रीगुप्त की जो उपाधि दी गई है वो महाराजा की उपाधि दी गई है, इसे आप नोट कर लीजिए। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वो कोई महाराजा नहीं था, संस्थापक नहीं रहा होगा, साधारण सामंत रहा होगा, लेकिन
जो शोध है उसके अनुसार जिस समय में गुप्तों ने अपना वर्चस्व किया, उस वक्त में उनके बराबर कोई दूसरी जाति इतनी शक्तिशाली नहीं रही होगी, सर्वोच्च शक्ति नहीं रही होगी। और महाराजा जो उपाधि है वो छोटे क्षेत्रों के राजाओं के द्वारा भी ली जाती थी, उनके द्वारा भी ये प्रयोग किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि संभवतः श्रीगुप्त जो है वो किसी छोटे से सीमित क्षेत्र का स्वतंत्र राजा रहा होगा, और ये क्षेत्र प्रयाग साकेत के बीच का रहा होगा, और इसी वजह से जो अयोध्या है वो गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी रही होगी। ये सभी हमारे अनुमान हैं। फिर श्रीगुप्त के बाद में श्रीगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गद्दी पर मिलता है, और गुप्त जो प्रलेख हैं उसमें ये जानकारी है कि श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच उत्तराधिकारी बना उसका, और घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण की। और हम ये समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र उसका उतना ही सीमित रहा होगा, उसकी शक्ति प्रतिष्ठा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ होगा। फिर जो प्रभावित गुप्त के जो अभिलेख मिलते हैं उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम राजा रहा होगा। संभवतः ये सच भी हो कि प्रभावती के अभिलेखों में घटोत्कच को पहला राजा कहा गया है, तो ज़्यादा प्रसिद्धि श्रीगुप्त से घटोत्कच को मिली है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि गुप्त वंश का दूसरा राजा था घटोत्कच, पहला राजा था श्रीगुप्त। घटोत्कच का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 300 से लेकर 319-20 ईस्वी, 300 ईस्वी से 319-20 ईस्वी। और उसके बाद आता है घटोत्कच के बाद आता है गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और ये बात की जानकारी है हमें कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र और प्रभावशाली शासक रहा होगा। प्रभावशाली शासक रहा होगा। महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की गई है उससे हमें यह लगता है कि गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी। साम्राज्य विस्तार हम देखते हैं कि पुराणों में और प्रयाग प्रशस्ति से ये हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध तक था, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर बिहार के मगध तक था, बंगाल के कुछ भागों में भी था, दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत था। इसको आपको नोट करना होगा क्योंकि एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फिर इनके साम्राज्य में प्राचीन वत्स जनपद, वत्स कहाँ पर है? प्रयाग में। कौशल कहाँ है? साकेत। बिहार का जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो भी उसमें सम्मिलित रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक सम्राट श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम का जो अचीवमेंट है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो अचीवमेंट्स हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो उपलब्धियां हैं, उसको हम प्रयास करते हैं समझने का कि चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, हमें इस बात की जानकारी है। और घटोत्कच जो था वो महाराजा की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र और प्रभावशाली सम्राट रहा था। प्रभावशाली सम्राट रहा था। गुप्त वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की, शक्ति में वृद्धि की, साम्राज्य में वृद्धि की, साम्राज्य को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। सबसे पहला कार्य तो उसने किया कि गद्दी पर बैठते ही उसने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की, गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में, वही उसका गद्दी पर बैठने का समय है। इतिहासकार जो फ्लिट हैं, इतिहासकार फ्लिट हैं जो फ्लिट,
वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में गुप्त संवत का प्रचलन किया। गुप्तों के अभिलेखों पर जो भी तारीखें दे रखी है, दिनांक दे रखी है, वो गुप्त संवत के रूप में ही दे रखी है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और हम ये कह सकते हैं कि राजा छोटे से प्रदेश का, छोटे से किसी हम माने कि बहुत छोटे प्रदेश का रहा होगा, महाराजा कुछ राजाओं के ऊपर और महाराजा धीराज कई महाराजाओं के ऊपर ये पद रहा होगा। इससे बिल्कुल क्लियर है कि अपने बाहुबल के आधार पर, अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की, स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की होगी। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो चंद्रगुप्त प्रथम का कार्य था वो था लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। आपको याद हो तो मगध नरेशों ने, प्राचीन मगध नरेशों ने, अजातशत्रु बिंबिसार ने भी वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम भी एक दूरदर्शी सम्राट था और तत्कालीन जो प्रबल शक्तिशाली जो साम्राज्य था गुप्तों के साथ में, वो था लिच्छवियों का। और लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। याद रखिएगा, कई बार इनकी पत्नियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इनकी माताओं के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ, जिसकी पुष्टि कैसे होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए और सोने के सिक्कों के साथ साथ उसने वो सिक्के भी चलाए जिसमें कुमार देवी का चित्र भी अंकित था। प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता है। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की मूर्तियां अंकित हैं और पिछले भाग पर सिंह की मूर्ति पर देवी बैठी हुई है और लिच्छवीय अंकित है। इसका मतलब लिच्छवियों को बहुत आदर देते थे वो, और साम्राज्य विस्तार में इस चीज ने बहुत मदद भी की है। और जैसा मैंने भी आपको बताया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। और सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये जो चंद्रगुप्त का ये जो वैवाहिक संबंध था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि लिच्छवियों से उन्हें काफ़ी सहयोग और काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। और लिच्छवियों से ही वैशाली के आसपास का प्रदेश चंद्रगुप्त प्रथम को मिल गया। मगध के कुछ भागों को जीतने में भी लिच्छवियों ने उसकी सहायता की। लिच्छवी राज्य आर्थिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध था, तो चंद्रगुप्त को आर्थिक भी लाभ हुआ इस विवाद से। फिर लिच्छवी एक प्राचीन क्षत्रिय वंश था, प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश था, तो इस विवाहिक संबंध से भी गुप्तों की सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई। यहाँ पर डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति, जैसा मैंने भी आपको कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी, जो हर एक वंश के शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उनकी भांति उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। ये बिल्कुल सही बात है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार, जैसा भी हमने गुप्तों के लिए देखा, तो वास्तविकता में तो यही साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। पुराणों में, प्रयाग प्रशस्ति में हमें यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो गुप्त साम्राज्य शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध तक फैल गया था। बंगाल के कुछ भागों में था, दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग तक ये विस्तृत था। प्राचीन वत्स यानी कि प्रयाग, कौशल यानी कि साकेत उत्तर पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी बिहार यानी कि मगध चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के अंतर्गत आते थे। और चंद्रगुप्त ने अपना जो राज्य सीमा का विस्तार किया था वो गंगा और यमुना के संगम तक कर लिया था, यानी गंगा इस तरफ में और उस तरफ में यमुना, दिल्ली या आगरा, यहाँ तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था।
और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि लिच्छवी वैवाहिक संबंध से वैशाली का राज्य भी इनके अंडर में आ गया था, लेकिन ये कितनी सच बात है कितनी नहीं, ये शोध का विषय है। फिर एक महत्वपूर्ण चीज कि गुप्त संवत के बारे में जो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय या राज्यारोहण का जो समय है वो 320 ईस्वी माना जाता है, जिसका श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिससे कि बाद में कोई समस्या ना। तो इस प्रकार हमने देखा चंद्रगुप्त का उपलब्धियां। फिर हम देखते हैं चंद्रगुप्त का मूल्यांकन। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक था, वीर योद्धा था, पराक्रमी शासक था, चतुर राजनीतिज्ञ था, और जैसा उसके पूर्वजों ने, उसके पिता और दादा ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अपनी महत्ता, अपनी महानता प्रदर्शित की। अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त ने अपने सुयोग्य पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र नहीं, सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस बात की पुष्टि हमें कहां से मिलती है? इस बात की पुष्टि हमें मिलती है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, लेखक, संधि विग्राहक हरिशेन की पर्याप्त प्रशस्ति से, जिसमें ये लिखा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपने योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी के रूप में चुना और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। 320 से लेकर 335 ईस्वी 15 वर्षों का जो शासनकाल है वो चंद्रगुप्त प्रथम का रहा, और इसी से गुप्त संवत का भी प्रचलन हुआ। यहाँ डॉक्टर के.सी. माथुर कहते हैं कि भले ही प्रथम शासक आप श्रीगुप्त को मानते हो, द्वितीय शासक आप घटोत्कच को मानते हो, लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानना चाहिए। उनका यह कहना है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः छोटे सामंत रहे हों, लेकिन सम्राट का जो नाम है या महाराजा धीराज की उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम की थी, और इसी आधार पर गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानना चाहिए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में यह कहना संगत होगा कि उसका अधिराज्य, उसके अंडर में जो राज्य था वो इतना बड़ा था कि वो महाराजा धीराज की पदवी धारण कर सके, और अपने उसके पुत्र के लिए उसके बाद ये संभव हो सका कि वो इस साम्राज्य के आगे विजय अभियान पर निकले और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाले, स्थापना करे। तो यहाँ हमने अब देखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, और पूरे क्वेश्चन को जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उस पर हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं? गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त वंश के इतिहास में हमने 3 भागों में इसको जानने के जो साधन हैं उनको बांटा। कौन कौन सी? साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी सामग्री। साहित्यिक सामग्री में हमने धर्म लिया, पुराण लिए, स्मृतियाँ ली, और फिर हमने ऐतिहासिक सामग्री यानी कि जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की जो कृतियाँ हैं, मंजूश्री मूलकल्प, मृच्छकटिकम, कामंदक का नीतिसार, इन पुस्तकों में, कामसूत्र, इन पुस्तकों में हमने देखा कि हमें तत्कालीन गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। पुरातात्विक सामग्री में हमें जो अभिलेख मिले हैं, चाहे वो समुद्रगुप्त के अभिलेख हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली का लोहा स्तंभ हो, स्कंदगुप्त के, कुमारगुप्त के जो अभिलेख हैं, प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्रपत्र हैं और अभिलेख हैं, इन सब अभिलेखों से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें बहुत जानकारी मिलती है। हमने चंद्रगुप्त के सिक्के अभी देखे और समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। कई सारे सिक्कों से हमें उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, साम्राज्य के आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, उनके धर्म की जानकारी हमें इन सिक्कों से ही मिलती है। भवन और कलाकृतियाँ भी हमने
देखी जिनके माध्यम से हमें गुप्तकालीन इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स के जो अकाउंट हैं, इनमें फायान अपने विचार प्रकट करता है, वेनसंग विचार प्रकट करता है। इत्सिंग भी ये कहता है कि मेरे आने से 500 साल पहले गुप्तों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिर हमने गुप्तों की मूल उत्पत्ति के बारे में देखा कि गुप्त शूद्र थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे। अलग अलग विद्वानों ने अपनी फुल प्रूफ थ्योरीज के साथ में ये बात बताई है कि वो किस उससे वर्ण से संबंधित रहे होंगे। फिर इनका मूल निवास स्थान, जैसे जायसवाल साहब कहते हैं कौशाम्बी है, रमेश चंद्र मजूमदार और गांगुली साहब कहते हैं कि बंगाल है, डॉक्टर जगन्नाथ डीपी सिन्हा साहब और श्रीराम गोयल साहब ये कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और एलन साहब, आयंगर जी और मुखर्जी साहब कहते हैं कि मगध है। अधिकांश लोग इन चीज़ों को मानते हैं, और अभी भी ये एक विवाद है कि भाई कहाँ उनका मूल निवास रहा होगा और कौन सी उनकी उत्पत्ति रही होगी। आगे चले हम। फिर हमने चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास देखा कि गुप्तों का किस प्रकार से, ये उदय का तो हमने टॉपिक देख लिया, फिर जाति का हमने टॉपिक देख लिया। अब प्रारंभिक सम्राटों में सबसे पहले श्रीगुप्त को माना गया, फिर घटोत्कच को माना गया दूसरा, जबकि प्रभावती गुप्त कहती है कि घटोत्कच पहला शासक रहा होगा, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम। साम्राज्य विस्तार हमने इसका देखा। चंद्रगुप्त प्रथम ने की उपलब्धियां देखी। सबसे पहले 319 में गुप्त संवत की स्थापना, फिर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना, फिर लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध करना, कुबेर नागा से विवाह करना, और इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलना। कुबेर नागा के साथ विवाह के बाद सोने के सिक्के चलवाए। उस सोने के सिक्कों में एक तरफ इनका चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की चित्र अंकित थे, दूसरी तरफ जो देवी है वो सिंह पर बैठी हुई है, नीचे लिखा हुआ है लिच्छवी है। तो इसका बहुत बेनिफिट मिला इनको। फिर राज्य विस्तार हमने देखा, एक तरफ मगध दूसरी तरफ प्रयाग। फिर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और फिर हमने इसका मूल्यांकन देखा। आपको भी ये टॉपिक इसी तरह से लर्न करना है। एक तरफ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आप सीधे सीधे उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसको रख दीजिए, और जिस तरह से मैंने धारा प्रवाह सारा का सारा बोला है उसी तरह से आप बोलिए, तभी आप इस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। गुप्त जो गुप्त वंश पर प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए।